प्रिय छात्रों, नमस्कार। अभी तक कक्षा 9 में विज्ञान के अंतर्गत पिछले सत्रों में हमने अध्याय जो गति था उसका अध्ययन किया। गति के अंतर्गत हमने क्या क्या सीखा वो आपने पिछले सत्रों में देखा कि हमने गति क्या है, समान और असमान गति में क्या अंतर है, गति के प्रकार कौन कौन से होते हैं और उनमें सरल रेखीय गति क्या है। सरल रेखीय गति पे हमने बड़ी विस्तार से बात की, जिसमें दूरी, विस्थापन, पथ की लंबाई, चाल, वेग और इन सभी तथ्यों पर हमने चर्चा करी। फिर हमने देखा कि चाल अगर समान है या असमान है तो किस तरह से उसे हम परिभाषित कर सकते हैं, किस तरह से उनमें हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। वेग के बाद वेग में परिवर्तन की दर पे भी हमने बात की, इससे संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल किया और गति के समीकरणों पर भी चर्चा की। पहले अध्याय में ये सब कुछ सीखने करने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपने इसका अभ्यास भी किया होगा और घर पर, चूंकि आजकल लॉकडाउन की वजह से पूरा खाली समय आप व्यतीत कर रहे हैं, तो इसका खूब अभ्यास करते रहेंगे। विज्ञान के तथ्य कोई बहुत कठिन नहीं होते हैं, हमारे दैनिक जीवन से जुड़े तथ्य होते हैं। और ऐसे ही आज दैनिक जीवन से जुड़ी बहुत आसान सी बातों पर मैं और आगे बात करने जा रहा हूं, जो संबंधित है आपके अगले अध्याय से, जो अध्याय है बल तथा गति के नियम। तो उस पर हम आज बल पर बात करेंगे। लेकिन बल क्या है, इसको समझने के लिए हम अपने दैनिक जीवन से ही कुछ उदाहरणों पर विचार करते हैं। और वो विचार करना कहां से हम शुरू करेंगे? हम वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमने पिछले पाठ की समाप्ति की थी। हमने सीखा था पिछले पाठ में कि गति क्या है, इसको तो हमने समझ लिया था। हमने कहा कि समय के साथ वस्तु के गति क्या, इस पर हम खूब बातचीत कर चुके हैं। समय के साथ वस्तु के स्थिति में या उसकी जो एक तरह से स्थान है उसमें होने वाला जो परिवर्तन है उसी को हमने गति के रूप में परिभाषित किया था। लेकिन ये गति होती क्यों है, गति के लिए जिम्मेदार कौन है? क्यों होती होगी गति? मान लिया मेरे हाथ में ये मार्कर यहां पे रखा है, तो अगर मैं यहां पे स्थिर रूप में खड़ा हूं, मेरे हाथ में ये मार्कर स्थिर है, तो ये क्या खुद ब खुद चलने लगेगा या स्वयं गति की अवस्था में आ जाएगा? क्या स्वयं इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन हो जाएगा? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, मान लिया कोई कार किसी रास्ते पर चल रही है और उस पर किसी भी प्रकार का कोई विपरीत बल न लगाया जाए। विपरीत बल से मेरा मतलब, यदि हम उसमें ब्रेक ना लगाएं, सड़क से कोई घर्षण यानी घिसाव ना लगे, तो क्या वो कार खुद ब खुद रुक जाएगी? यहां पे मैंने दो उदाहरण दिए, एक तो स्थिर मार्कर का उदाहरण और एक गतिमान कार का उदाहरण। इन दोनों उदाहरणों में हम क्या देखते हैं? फिर से मेरे प्रश्नों पे आप विचार करिए। आप भी बैठे हैं अपने घर में एक जगह, और घर के या कमरे में जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं इस समय, उन चीजों को देखिए। आप घर में पंखा हो सकता है, आपकी कुर्सी हो सकती है, चारपाई हो सकती है, कोई संदूक रखा हो सकता है। तो आपके आसपास जितनी भी स्थिर चीजें वहां पे रखी हुई हैं, उनमें हम क्या देखते हैं? वो भी मेरे हाथ पर रखे हुए पेन या मार्कर की तरह बिल्कुल स्थिर हैं। और क्या ये खुद ब खुद चलने लगेंगी? तो आप सोच रहे होंगे कि कितना आसान सा प्रश्न है या कोई बेवकूफी भरा प्रश्न है।
एक ही उत्तर है कि ऐसा तो संभव ही नहीं है कि वो खुद ब खुद चलने लगे। अब कैसे चलेंगी, इस पर हम अभी थोड़ी देर में विचार करेंगे। उससे पहले जो दूसरा उदाहरण मैंने लिया था गतिमान कार के बारे में, कि कार गतिमान है, और अगर हम ये देखें कार गतिमान है, आप भी साइकिल चलाते हैं, खुद भी हम जमीन पर चलते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पैरों के बीच में और जमीन के बीच में घिसाव होता है, जिसको हम घर्षण कहते हैं। आगे हम उसका अध्ययन भी करेंगे। एक प्रकार का विपरीत या विरोधी बल है वो। या चलती हुई गाड़ी जब है, हम ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक लगाने से भी क्या होता है कि उस पर एक विपरीत बल लगता है, गति के विपरीत। तो अगर इस प्रकार का विपरीत बल ना लगे तो क्या कोई कार अपने आप स्वयं में खुद ब खुद चलते चलते रुक सकती है? तो मैं समझता हूं कि ये दोनों प्रश्न, पहला प्रश्न स्थिर वस्तु के लिए कि कोई भी स्थिर वस्तु स्थिर ही रहेगी, खुद ब खुद वो चलना प्रारंभ नहीं करेगी। दूसरी, कोई गतिमान वस्तु गतिमान ही रहती है, वो स्वयं अपने आप रुकती नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा क्या है जो स्थिर वस्तुओं को गति में लाने के लिए और गतिमान वस्तुओं को या उनकी गति में परिवर्तन करने के लिए, उनको रोकने के लिए आवश्यक है? तो इस बात का एक ही उत्तर है कि वो चीज है बल, जिसको हम फोर्स कहते हैं अंग्रेजी में। ये बल क्या है, इसको पिछली कक्षाओं में भी हम विभिन्न रूपों में पढ़ते आए हैं। हमारे लिए ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर भी हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे और इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे कि बल को हम किन किन रूपों में देखते हैं। हमारे जो दैनिक जीवन है, दैनिक जीवन में हम बल का क्या क्या प्रयोग करते हैं। आप फुटबॉल खेलते होंगे, एक फुटबॉल की कल्पना कीजिए, जमीन पर रखी हुई है, क्या करते हैं, रखी रहेगी ना। अगर उसको गतिमान अवस्था में लाना है तो क्या करते हैं, आप उसमें ठोकर मारते हैं, किक मारते हैं, पैर से उसको ठोकर मारते हैं। आपके घर में एक संदूक रखा है, आपसे कहा गया है कि जरा इसको खिसका दीजिए, क्या करेंगे आप उसे खिसकाने के लिए क्या करेंगे? या अगर पीछे से आप बल लगाएंगे तो आप उसको धकेल रहे होंगे, या अगर आगे से बल लगा रहे होंगे तो उसको आप खींच रहे होंगे। घर का दरवाजा है, बंद है, आप बैठे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, दरवाजे पे किसी ने नॉक किया, दरवाजा खोलने आप गए। दरवाजे को खोलने की प्रक्रिया क्या है? दरवाजा स्थिर है, आपने उसे खोला, खोलने की प्रक्रिया में क्या करेंगे, आप उसको खींच रहे होते हैं या फिर धकेल रहे होते हैं। तो विभिन्न जो हमारे क्रियाकलाप हैं, अगर हम वस्तुओं को क्या कर रहे हैं, स्थिर अवस्था से गति में ला रहे हैं या उनकी गतिमान अवस्था में ही कोई परिवर्तन कर रहे हैं। गतिमान अवस्था में परिवर्तन से तात्पर्य उनकी गति की दर को, जिसको हम चाल से परिभाषित कर रहे थे, उसको कम कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं। कम करते करते हम उसको रोक भी रहे हैं मान लिया, या केवल चाल में परिवर्तन कर रहे हैं। कुल मिला के जो दूसरा है, गतिमान वस्तुओं की बात हम कर रहे हैं, गतिमान वस्तुओं के बारे में हम कह सकते हैं कि हम उनकी गति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन कर रहे हैं। तो इनके लिए, इन परिवर्तनों के लिए एक ही चीज आवश्यक है, जो बल है। और उस बल को हमने देखा, मैं बार बार ये जो उल्लेख कर रहा था कि या तो हम क्या कर रहे होते हैं, खींच रहे होते हैं या धकेल रहे होते हैं। तो आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है, जो बल की सामान्य परिभाषा या सामान्य लक्षण जो हमने देखा था, वो क्या था कि बल क्या है, एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। आप अनुभव करते होंगे कि आपसे कहा जाए कि बल लगाइए, बल लगाने की जो प्रक्रिया है, या तो आप उसको क्या कर रहे होंगे, किसी वस्तु को धकेल रहे होंगे या खींच रहे होंगे। मैंने अभी फुटबॉल का उदाहरण दिया था, तो किक मारना या ठोकर मारना भी क्या है, एक प्रकार का धकेलना ही है।
संदूक को खींचने का उदाहरण दिया था। आप अपने घर में कोई ड्राज खोलते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं, उसको खींच रहे होते हैं। तो बल क्या है, एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। अब ये बल क्या करता है या क्या करने का प्रयास करता है, तो देखिए हमने क्या किया, ये मार्कर स्थिर अवस्था में था जिसका शुरू में उदाहरण दिया, इसको हम क्या करेंगे गतिमान अवस्था में लाने के लिए इसको हम या तो क्या करेंगे खींचेंगे या इसको धकेलेंगे, तो क्या होगा, इसकी स्थिति में परिवर्तन आएगा, यानी ये गतिमान अवस्था में आ जाएगा। तो बल क्या करता है, एक तो आपकी जो वस्तु है उसकी स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि वस्तु तो वहीं की वहीं बनी रहे और उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, लेकिन हम बल उस पर लगाएं तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाए। जैसे एक रबड़ की बॉल मान लें, हम ले लें, रबड़ की बॉल को दबाएं, दोनों हाथों के बीच में दबाते हैं तो क्या है, रहेगी तो वो हमारे दोनों हाथों के बीच में ही, लेकिन उसका आकार क्या होगा, जो गोलाकार है गोलाकार से बदल के क्या होगा, आप देखेंगे वो थोड़ा अंडाकार हो जाएगा। यानी या रुई का गोला है, अन्य कोई भी वस्तु है आपकी जिसको आप आसानी से बल लगाकर स्क्वीज कर सकें, पिचका सकें, तो आप देखेंगे उससे क्या होता है कि वस्तु क्या है, अपने स्थान को छोड़कर इधर उधर नहीं जा रही है, लेकिन उसका आकार में कुछ न कुछ परिवर्तन या आकृति में कोई परिवर्तन आ सकता है। किसके प्रभाव से, बल के प्रभाव से। तो आकार या आकृति में परिवर्तन के लिए भी हम बल के प्रभाव के रूप में हम इसको देख सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या सदैव बल लगाने से या बल लगाने से हमेशा ये काम हो सकते हैं या ये प्रभाव हो सकते हैं। कौन से प्रभाव, कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाए या आकार या आकृति में उसकी परिवर्तन हो जाए। तो प्यारे छात्रों, कल्पना कीजिए हम एक दीवार को धकेल रहे हैं, तो हम बल तो लगा रहे हैं, लेकिन न तो दीवार को हम गति की अवस्था में ला सकते हैं और न ही हम दीवार के आकार में या स्थिति में कोई परिवर्तन कर सकते हैं। इस अवस्था में क्या है कि हम बल तो लगा रहे हैं, लेकिन उस बल का कोई प्रभाव उस पर नहीं हो रहा है। किस पर, वस्तु पर। वस्तु कौन है, दीवार। तो हम हमेशा ये नहीं कहेंगे कि बल लगाने से आकार या स्थिति में परिवर्तन हो ही जाएगा, लेकिन बल जो है इसका प्रयास तो करता है। हो न हो वो इस पर निर्भर करता है कि बल कितना लगाया गया है, उस बल की मात्रा या परिमाण कितना है। तो अगर हम बल को समग्र रूप से समझने की कोशिश करें तो बल है क्या, हम कह सकते हैं कि बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जो क्या करता है, किसी वस्तु की स्थिति, आकार या आकृति में परिवर्तन का प्रयास करता है। कर देगा तो भी ठीक है, और नहीं भी कर पाता है तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हमने बल नहीं लगाया। तो इसलिए इस तरह से कहना मैं उचित समझता हूं कि बल क्या करता है, इस प्रकार का धक्का, एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की आकृति में, स्थिति में या आकार में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। और यही आकार में, स्थिति में जो परिवर्तन है, इसी को हम गति के रूप में समझ रहे थे पिछले अध्याय में। तो मैं समझता हूं बल की अवधारणा अब हमें स्पष्ट हो चुकी होगी कि बल है क्या। इसके बाद हम बात करें कि क्या बल लगाने से और पर्याप्त मात्रा में बल लगाने से भी, ठीक है, स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, या
अगर हम काफी अधिक बल भी लगा रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में बल भी लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो पाता है, क्या ऐसा भी हो सकता है? तो आइए इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमारे कमरे में एक कोई संदूक रखा है, और ज्यादा भारी भी नहीं है। आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप इसे आसानी से धकेल सकते हैं, आसानी से खींच सकते हैं, यानी इस पर बल लगाकर इसकी स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। और हमने इसको इस तरफ से धकेलना शुरू किया, एक बल हमने इस पर लगाया। ये जो तीर का निशान है, ये बल की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। बल की दिशा को प्रदर्शित करते हुए हमने ये तीर दिखाया यहां पे, और बल को भी मैं एक नाम देता हूं F1। अब क्या हो रहा होगा, देखिए, जब हम थोड़ा सा बल लगा रहे होंगे तो हम जानते हैं कि कम बल से ये संदूक खिसक नहीं रहा होगा, या नहीं खिसकता है, सामान्य सी बात है। ये तो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई बात है। बहुत थोड़ा सा, मान लो थोड़ा भारी संदूक है, आपने थोड़ा सा बल लगाया और आप देखते हैं कि वो नहीं खिसकेगा, और जोर से ताकत लगाते होता है ना सा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये संदूक कहाँ है? आपका जमीन पर या किसी भी ठोस तल पे रखा हुआ है। इस तल का जो घर्षण लगता है, जिसको मैं कह रहा था विरोधी बल, घर्षण माने दोनों समतल तलों के बीच में लगने वाला एक तरह का विरोधी बल, जिसे हम अगले अध्याय में विस्तार से भी पढ़ेंगे इसको। तो ये बल क्या लग रहा होगा? ये इसका जो घर्षण बल है वो इसके विपरीत लग रहा होगा, जिसको मैं F2 से यहां पे नाम दे देता हूं। तो जब तक ये F2 का जो मान है वो क्या है, ज्यादा है किससे? हमारे इस F1 से। यानी हम कम बल लगा रहे हैं और जो विरोधी बल है वो ज्यादा लग रहा है, तो निश्चित रूप से है कि संदूक को हम खिसकाने में क्या सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर हमने ये F1 काफी मात्रा में लगा दिया, यानी F1 का मान काफी बड़ा होगा F2 से, तो क्या होगा? उस अवस्था में क्या होगा? संदूक खिसकना प्रारंभ कर देगा। अब क्या होता है कि आप मान ले, सपोज कीजिए खिसका रहे हैं इसको, संदूक को, और दूसरी तरफ से आपका कोई मित्र या आपका ही भाई इस पे फिर से क्या कर रहे, एक तीसरा बल यहां पे लगाने लगे, जिसको मैंने नाम दिया है F3। अब ये संदूक क्या था? घर्षण बल के विरोध के बावजूद भी आपने इतना बल लगा दिया था कि ये संदूक खिसकने की अवस्था में आ गया था या खिसकने लगा, लेकिन विपरीत दिशा से फिर किसी और ने इस पे ऐसा बल लगाना शुरू कर दिया कि संदूक नहीं खिसक रहा है। यानी वो ये वाला जो बल है, ये दोनों बल मिलकर इसको क्या कर रहे हैं? F1 के प्रभाव को निरस्त कर दे रहे हैं। और फिर संदूक क्या है, इन तीनों बलों को लगाने के बावजूद भी क्या हो रहा है? स्थिर की स्थिर अवस्था में ही है। तो यहां पर एक प्रश्न मेरा ये है आप सभी से कि क्या इस संदूक पर बल लग रहे हैं? अब आप फिर कहेंगे कि ये कैसा प्रश्न है? तीन तीन बल यहां पर हमने दिखाए हैं, F1, F2 और F3, और हम कह रहे हैं कि क्या बल लग रहे हैं? तो निश्चित उत्तर है कि हां, संदूक पर 3 बल लग रहे हैं इस समय। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस अवस्था में संदूक स्थिर है। इन 3 बलों के लगने के बावजूद भी संदूक स्थिर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीनों बलों का जो सम्मिलित प्रभाव है, वो सम्मिलित प्रभाव एक दूसरे के प्रभाव को, यानी F1 के प्रभाव को ये दोनों विरोधी जो बल हैं ये इस समय क्या कर दे रहे हैं? निरस्त कर दे रहे हैं। या इन बलों का जो बीजीय योग है, जो सम्मिलित योग है, वो योग क्या है? 0 है। यानी कुल मिलाकर अगर सभी बलों का हम योग करें तो वस्तु पर कोई भी बल नहीं लग रहा है। इस अवस्था को हम कहते हैं कि इस पर लगने वाला जो बल है वो संतुलित बल है। कैसा बल? संतुलित बल। तो ये संतुलित बल का मतलब क्या हुआ?
संतुलित बल ऐसा बल या ऐसा परिणामी बल कि जिसका मान क्या हो, शून्य हो। यानी अगर किसी वस्तु पर, इसे हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लग रहे हैं और एक से अधिक बलों का जो परिणामी है वो क्या है, शून्य है कुल मिलाकर, तो ऐसे बलों को हम क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। संतुलित बल का प्रभाव वस्तु पर नहीं पड़ता है, यानी उसकी स्थिति, आकार में, आकृति में इन इतने सारे बलों के लगने के बावजूद भी, क्योंकि वो बल क्या हो जाते हैं, संतुलन में हो जाते हैं, इसलिए उनका परिणामी शून्य हो जाता है, और उनके बावजूद भी उस पर क्या होगा, उसकी आकार, स्थिति या आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर क्या है, ये बल, इनका परिणामी शून्य नहीं है, इसी संदूक की हम बात करें, इस पे बल वही लग रहे हैं, लेकिन पिछली अवस्था में जब हमने संतुलित अवस्था की बात करी थी तो हमने ये कह दिया था कि इनका जो कुल परिणामी है, बलों का जो योग है, परिणाम जो है वो शून्य है। लेकिन यदि इनका परिणामी शून्य नहीं है, यानी अगर हम क्या कर रहे हैं, देखिए इस F1 का मान इतना ज्यादा हो जाए, यानी आप इतनी ताकत, इतना बल लगा दें कि घर्षण बल का विरोध भी कर दे वो, और जो आपके मित्र के या भाई के द्वारा जो ये विरोधी बल लगाया जा रहा है इसी संदूक पे, इससे भी ज्यादा हो जाए वो, तो क्या होगा, ये संदूक इस तरफ खिसकना शुरू हो जाएगा जिधर आप उसको खिसकाना चाहते हैं। इसके विपरीत स्थिति भी हो सकती है कि यदि ये F3 इतना ज्यादा हो जाए कि ये F2 के साथ मिलकर और F1 को क्या कर दे, बहुत कम इसका मान, F3 का मान क्या हो, इतना ज्यादा हो जाए कि ये F1 और F2 से क्या हो, अधिक हो जाए। क्योंकि देखिए F2 क्या है, जब अगर इधर खिसकने लगेगा तो F2 का दिशा इधर हो जाएगी, क्योंकि विरोध ही करना है इसमें। इसलिए अगर F3 का मान, यानी आपके मित्र के द्वारा लगाए गए बल का मान, इन दोनों बलों के मान से अधिक हो जाए, तो फिर संदूक की गति आपकी तरफ होने लगेगी, यानी आप खिसकाना चाह रहे थे, वो उल्टे क्या होगा, आपकी तरफ आने लगेगा। लेकिन ऐसा तब भी क्यों होगा, क्योंकि वस्तु क्या होगी, इस पर लगे जो बल हैं वो संतुलन में नहीं होंगे, इनका परिणामी शून्य नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में हम इसको बोलते हैं असंतुलित बल, यानी ऐसे बल जिनका परिणामी क्या है, शून्य नहीं होता है, इनको हम बोलते हैं असंतुलित बल। तो हम बल हमने इस अभी देखे क्या है कि एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति, आकार में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, और बल संतुलित बल भी हो सकते हैं और असंतुलित बल भी हो सकते हैं। कब होते हैं, कैसे होते हैं, किन अवस्था में होते हैं, ये भी हमने इसका अध्ययन किया। आप इसका अभ्यास करेंगे और इससे आगे की जो बात है हम अगले अध्याय में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली कक्षा में मुलाकात होगी आपसे।